हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। सेक्शन 3 से हम आज शुरू करने वाले हैं। सेक्शन 3 बात करता है थ्रू आउट दिस संहिता। अरे यार सिंपल बताती हूँ। ये कह रहा है कि जो भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, सही है, तो आपको जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रख के उसे पढ़ना होगा। जब मैं ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मर्डर की बात करूँ, तो मर्डर में हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 7 साल से कम का बच्चा अगर मर्डर करता है, ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं है। सही है, यानी कि वो हर जगह मेंशन नहीं करेंगे कि 7 साल का बच्चा ये नहीं कर सकता, अच्छा अनसाउंड है तो ऐसा नहीं होगा। वो आपको खुद ही कंसीडर करने पड़ेंगे कि क्या ये जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बाद आगे बढ़ें। इलिस्ट्रेशन देखते हैं। द सेक्शन इन दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, जिसमें भी डिफाइन कर रखा है, डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years of age कैन नॉट कमिट सच ऑफेंसेज, बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शन which provides that nothing shall be an offence which is done by the child under 7 years of age. Simple. Next कह रहा है a police officer without warrant apprehend Z को पकड़ लेती है, who has committed murder. Here A is not guilty of the offence of wrongful confinement, for he was bound by the law to apprehend Z. Therefore the case falls within the general exception. General exception में fall कर रहा है, which provides that nothing is an offence which is done by the person who is bound by law. ठीक है, एक है बाउंड बाय लॉ, एक है जस्टिफाइड बाय लॉ। वो आगे हम देखेंगे जब हम जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। चलिए, सब सेक्शन 2 कह रहा है, सी पहले क्या था, सब ना अलग अलग सेक्शंस में थे, अब क्या है, एक ही सेक्शन के अलग अलग सब सेक्शंस बना दिए। सही है, तो ये नेक्स्ट कह रहा है कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ द संहिता इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द संहिता इज़ कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। यानी कि जो, मतलब अगर मान लो चाइल्ड लिखा है, कहीं भी चाइल्ड लिखा है, मतलब वो 18 से नीचे का ही बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When the property is in the possession of a person's spouse, clerk, servant, on the account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this section. यानी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी, पोजेशन बोला उन्होंने, ओनरशिप नहीं बोला, ठीक है, तो यही माना जाएगा कि उसी के पोजेशन में है। एक्सप्लेनेशन कह रही है कि a person employed temporarily or an on a particular occasion in a capacity of a clerk or a servant is a clerk or servant within the meaning of this section. यानी कि अगर एक टेम्परेरी पीरियड के लिए भी आप उसे रख रहे हो तो भी वो यही माना जाएगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4। इन एवरी पार्ट ऑफ संहिता एक्सेप्ट वेयर ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स विच रेफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड्स ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन। बस ऐसा बोल रखा है इन्होंने, एक्ट ऑल्सो इंक्लूड इलीगल ओमिशन। सही है। सबसेक्शन जो 5 है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ही आएगा। ये कह रहा है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन, ठीक है, सेवरल पर्सन्स ने किया है, इन फर्दरेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जिसे हम सेक्शन 34 IPC में कॉमन इंटेंशन के नाम से जानते थे। पहले सिंपल एक वर्ड यूज़ करते थे हम, कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज़ लाइबल फॉर, ये कह रहे हर एक पर्सन लाइबल होगा फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ़ इट वॉज डन बाय हिम अलोन। मतलब ऐसे समझा जाएगा कि उसने खुद ने, अकेले ने ही ये काम किया होगा तो भी सेम पनिशमेंट होगी। सही है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला तो है कि सेक्शन 34 ही पूछ लेते थे, तो ऑब्वियसली ये भी पूछा जाएगा। सेकंड, जो प्री में क्वेश्चन बनते थे वो कंपैरिजन में बनते थे। कंपैरिजन क्या होता था, सेक्शन 34 वर्सेस सेक्शन 149। सही है। अब क्या होगा, सेक्शन 3 क्लोज 5 वर्सेस जो भी अभी कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन है, मुझे बिल्कुल रिटेन नहीं हो रहा है ना, था कुछ 170 के आसपास ही, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो वो देख लेंगे। बट ये याद रखना है कि किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है। अगर इनका कंपैरिजन पूछा जाता था तो इनका भी पूछा जाएगा कि सेवरल पर्सन कब आएगा, ठीक है, कॉमन इंटेंशन कहाँ है, सेक्शन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है तो ये पूछे जाते हैं। अब ये जो सेक्शन है ना, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, जिन्हें हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये हमेशा, जैसे रेड विथ सेक्शन 34 लिखा जाता था, अब लिखा जाएगा रेड विथ 3 क्लोज 5। ज़्यादा मतलब क्या है कि 34 था ना, तो एक कम करना है, सॉरी एक ऐड करना है +1 और ब्रैकेट्स ऐड करनी है, ठीक है, 3 क्लोज 5।
मेंस के लिए जो है उसको मैंने बोला है हम बाद में करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे, तो अभी सिर्फ डायरेक्ट बेस्ड ही चलते हैं। सबसेक्शन 6 क्या बोल रहे हैं, वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय द रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन, बस इसी वजह से वो क्रिमिनल है क्योंकि वो हो गया है, विद द क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन, कि क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ, इज़ डन बाय सेवरल पर्सन, बहुत से लोग कर रहे हैं, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइंस इन, जो भी साथ आ जाता है, इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज़ लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ़ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन और विद द नॉलेज और इंटेंशन। अब ना देखने में लग रहा है कि 5 और 6 दोनों तो सेम है ना, पर ये सेम नहीं है। इनमें जब हम पढ़ते हैं मेंस के लिए तो हम देखते हैं कि एक होता है कॉमन इंटेंशन, एक होता है सिमिलर इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन तो क्या है कि भाई ए और बी जो है डिसाइड करते हैं सी का मर्डर करेंगे तो प्रॉपर्टी हम दोनों को मिल जाएगी आधी आधी, ये क्या होगी, कॉमन इंटेंशन होगी। सिमिलर इंटेंशन क्या होगी कि भाई देखो ए और बी दोनों डिसाइड करते हैं कि सी को मर्डर करना है, ए की इंटेंशन कुछ भी हो सकती है और बी की इंटेंशन कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, मान लो ए की इंटेंशन प्रॉपर्टी है, बी की इंटेंशन ये है कि सी के फादर ने इसकी शादी किसी डी के साथ तय कर दी और बी सी को पसंद, कोई भी व्हाटसोएवर रीज़न इट कुड बी, ठीक है। तो ये है सिमिलर इंटेंशन। इंटेंशन क्या है, सी को मारना, क्यों मारना है, इंटेंशन क्या है, क्रिमिनल है, सिर्फ इन्होंने बोली क्रिमिनल है, कॉमन नहीं है। कॉमन इंटेंशन है तो क्या आ जाएगा 5, सिमिलर इंटेंशन है या कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन है जिससे हम वो काम कर रहे हैं तो वो आ जाएगा सबसेक्शन 6 में। इस तरीके से इसे याद रखें आप, ठीक है, कॉमन और सिमिलर इंटेंशन। इस पर केस लॉज हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए ना एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, सारे जितने भी आईपीसी के या बीएनएस के जो भी केसेस हैं वो एक ही में क्लब करके मैं आपको दे दूँगी। नेक्स्ट है वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट or an attempt to cause that effect by an act or an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act or partly by an omission is the same। बस इतना याद रखना आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। कोई भी एक्ट किया मैंने, पार्टली एक्ट से किया, फॉर एग्जांपल यही देख लें, इलस्ट्रेशन ही देख लें, ए इंटेंशनली कोज जी की मर्डर करता है, डेथ कॉज करता है, पार्टली बाय लीगल ओमिशन टू गिव हिम फूड, कुछ तो ऐसे खाना ही नहीं देता, कमज़ोर हो गया, ठीक है। पार्टली बाय बीटिंग जी, पार्टली उसको पीट के कि भाई ए बंदा है, जी उसको पीट भी रहा है प्लस में उसे खाना भी नहीं दे रहा, तो दोनों ही रीज़न से उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसने मर्डर किया। यूँ नहीं कह सकते ना कि मैंने खाना नहीं दिया था तो मैंने कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं किया, मतलब मैंने एक्ट तो नहीं किया, ऐसा कुछ भी कोई रीज़न नहीं देगा। ये सिंपल बोल रहा है कि अगर पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन है, दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है when an offence is committed by the means of several acts, अलग अलग एक्ट से, whoever intentionally cooperates, ये बस इतना वर्ड याद रखना है, मैं आपको याद करना क्या है वो बता रही हूँ। 5 में कॉमन इंटेंशन वर्ड याद रखना है, 6 में क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज है ना, विद सेवरल पर्सन, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है आपका 8th में याद रखना है, इंटेंशन तो वो ऑब्वियसली क्रिमिनल है, प्लस में कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि नहीं, इससे पहले आप देखें कि पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन, ये याद रखना है। और इसमें कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं कि देखो इलस्ट्रेशन से समझ आएगा ये। ए एंड बी अग्री टू मर्डर जी का मर्डर करना डिसाइड करते हैं बाय सेवरली और एट अ डिफरेंट टाइम, मतलब ऐसा है कि ए की ड्यूटी है पहले, फिर बी की ड्यूटी है, ये इसे खाना नहीं देगा तो भी मरेगा, ये इसे खाना नहीं देगा तो भी मरेगा, मतलब ना ये अपने टाइम में से खाना दे रहा है ना ये भूखा तो मर ही गया है ना, ऐसे ही। गिविंग एट द स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन, ये अपने टाइम में से थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा है, वो अपने टाइम में। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जी डाइज फ्रॉम द इफेक्ट द सेवरल डोजेज ऑफ द पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। Here A and B intentionally cooperates in the commission of murder and each of them does an act by which the death is caused. They both are guilty of the offence though their acts are separated. दोनों ही मर्डर के लिए गिल्टी होंगे। नेक्स्ट देखिए, A and B are joint jailer, दोनों जेलर हैं। As such have the charge of Z का चार्ज है prisoner alternatively for 6 hours at a time. A and B intending to cause Z's death, दोनों मारना चाह रहे हैं उसे, knowingly cooperates in causing that effect by illegal omission each during the time of his attendance to furnish Z with the food, खाना नहीं दे रहे दोनों के दोनों से,
सप्लाइड टू देम फॉर दैट पर्पज, जी डाइज ऑफ हंगर, बोथ ए एंड बी आर गिल्टी। ये नहीं कह सकता कि भाई 6 घंटे कोई भूखा रहने से कैसे मर सकता है, तो मेरी गलती नहीं है। नहीं, आपने 6 घंटे उसे खाना नहीं दिया, वो आपका मतलब आपका पार्ट हो गया, और ये जो बी नहीं दे रहा वो बी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है अच्छा, एक छोटी सी बात और, इलिस्ट्रेशन सारी पढ़नी है, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। अल्टीमेट गोल आपका क्या है, थीसिस नहीं लिखनी आपको, आपको पेपर क्लियर करना। पेपर क्लियर तभी होगा जब आप सब कुछ एक बार निकाल देंगे आंखों से, है ना। हम सोच देते कि चल यार समझ आ गए, एसेंशियल समझ आ गए तो कर देंगे, नहीं, पढ़ो इसे, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। अ जेलर हैज़ द चार्ज ऑफ जी, अ प्रिजनर ए intending to cause Z's death illegally omits to supply Z with food and in consequence of Z in much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed from his office and B succeed. अब A चला गया है, ठीक है, A ने उसे भूखा तो मारा, पर वो इतना भूखा नहीं मारा उसे कि वो उसकी डेथ कॉज हो जाए, वो चला गया, डिसमिस हो गया अपने ऑफिस से। B सक्सीड्स हिम, B विदाउट कोल्यूशन, पता नहीं है एक दूसरे को दोनों का, और कोऑपरेशन विद A illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause Z's death. Z dies of hunger, D मर गया, Z मर गया अब हंगर से। B is guilty of murder and A is not इनकॉर्पोरेशन में नहीं था B के, तो A is only guilty of attempt to commit murder। देखो कन्फ्यूज़न हो रही है ऊपर वाले में और इसमें, यहाँ पे तो क्या है, दोनों प्लान बनाते हैं, A प्लस B साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए दोनों मर्डर के लिए ही गिल्टी हैं। यहाँ पे क्या है, ए को नहीं पता कि बी क्या करने वाला है, बी को नहीं पता कि ए ने पहले क्या किया था, इंटेंशन दोनों की सेम है। अब ए ने जो काम किया था, इसने एक्ट तो किया, पर वो क्या कंप्लीट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, जिसे हम इनकोएट बोलते हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये अटेम्प्ट रह गया, अब वो तो चला गया, इसे ये नहीं पता ना कि ये मेरा काम पूरा करेगा। पर बी ने जो काम किया था उसके कॉन्सिक्वेंस में डेथ कोज हो गई, सही है, तो इसलिए बी को मर्डर की सज़ा मिल रही है और इसको अटेम्प्ट टू मर्डर। चले भाई, वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय द मीन्स ऑफ दैट एक्ट। इंपॉर्टेंट है ये भी। ए अटैक्स जी अंडर सच सर्कमस्टेंसेज ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जी वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। Having ill will towards Z and intending to kill him, not having been subject to the provocation, assist A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, दोनों ने ही मर्डर किया है, but B is guilty of murder and A is guilty of only culpable homicide. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था। जैसे ही ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ जाता है तो हमने मर्डर के, अच्छा आगे देखेंगे हम, जब मर्डर के एसेंशियल पढ़ेंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पे क्यों मर्डर नहीं, मतलब मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है, सही है। बाय द वे ये रिवीजन सेशन है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल। अब है नेक्स्ट चैप्टर पनिशमेंट का। द पनिशमेंट टू विच द ऑफेंसेज आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता कौन कौन सी है, इसे ऐसे याद रखो, क्रोनोलॉजी याद रहेगी, सबसे ग्रेव से लेके सबसे छोटे ऑफेंस तक चले जाओ। सबसे ज़्यादा क्या ही पनिशमेंट मिल सकती है, डेथ की, उससे ज़्यादा तो नहीं होता कुछ, डेथ, उसके बाद क्या हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट, वो भी 2 टाइप की होती है, रिगरस और सिंपल। उसके बाद फॉरफीचर और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना बोलते हैं इसे। उसके बाद है फाइन। पहले कम्युनिटी सर्विस वॉज नॉट देयर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था। पहले टोटल नंबर ऑफ पनिशमेंट जो थी वो 6 थी, ठीक है, 6 कैसे थी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ था, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ ख़त्म हो गया तो कितनी बच गई, 5 बच गई थी। अब दोबारा से जो है कितनी हो गई, 6। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में कि कितनी है नंबर ऑफ पनिशमेंट्स, मतलब ये नंबर ऑफ पनिशमेंट्स कितनी है, तो 6 ही याद रखना है, सही है, गिनने नहीं बैठ जाना है, बस इसे याद कर लो, घोल के पी जाओ, क्योंकि ये कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, रिगरस भी है, सिंपल भी है, तो ये तो 2 होगी अपने आप में, तो ये तो 7 होगी, नहीं, दिमाग नहीं चलाना, आंसर में 6 आएगा, 6 ही लिख के आना है। चले नेक्स्ट, कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कॉम्यूटेशन क्या होता है, सेंटेंस को रिड्यूस कर देना, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, स्टेट भी और सेंटर भी। विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, बिना कंसेंट के, मतलब क्या ज़रूरत होती है, क्वेश्चन प्री का बनता है आपका कि क्या कंसेंट रिक्वायर्ड है, नहीं है। ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर द संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, पहले CRPC, अब
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, याद करो भाई। चलें, एक्सप्लेनेशन बता रही है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, यूनियन के केस में कौन सी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और स्टेट के केस में कौन सी होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। ये रहा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। फ्रैक्शन ऑफ टर्म, ये प्री का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितनी है, 20 ईयर्स। कैसे समझना है ये चीज़ को, देखो अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ही होगा, बट जब हम काउंट करेंगे, जब हमें कम्यूट करनी है या सेंटेंस को कम करना है, तो कैसे पता चलेगा लाइफ को, कैसे हम काउंट करेंगे, तो उस टाइम पे हम 20 ईयर के अकॉर्डिंग चलेंगे और वैसे ही उसे काउंट करेंगे। नेक्स्ट है, सेंटेंस में बी होली और पार्शली रिगरस। रिगरस मतलब काम वाम कराते हैं, थोड़ा हार्ड लेबर कराते हैं, तो पार्शली हो सकता। तो बस आप इतना ही याद रखें कि पार्शली होली हो सकती है, पार्शली अरे यार रिगरस हो सकती है, पूरी भी सिंपल हो सकती है और पूरी भी रिगरस हो सकती है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है या ऐसा कोई रूल नहीं है कि होली होगी, सॉरी रिगरस होगी या सिंपल होगी, कन्फ्यूज़न हो रही है यार, शोर थोड़ा हो रहा है ना इसलिए। अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच द फाइन मे बी। अगर एक्सप्रेस नहीं है तो की बात हो रही है। may be extended, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but not excessive। यहाँ से आता है आपका प्री का क्वेश्चन कि कितना होगा, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। इन एवरी केस ऑफ ऑफेंस punishable with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment। सेकंड क्या है, punishable with imprisonment for fine with fine only in which the offender is subject to fine, sentenced to fine। It shall be competent to the court which sentence shall offender to direct any by the sentence that in default of the payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term in which imprisonment shall be excess of any other imprisonment to which he may have sentenced or to which। बस इतना याद रखना है कि ये कह रहे हैं कि एक्सेस में होगी, यानी कि आपको 3 साल की सज़ा मिली है प्लस में फ़ाइन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो फ़ाइन के फ़ाइन आपने पे नहीं किया, ठीक है, फ़ाइन नहीं पे किया तो फिर इसके उसमें भी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी आपको, तो ऐसा नहीं कि इसी में ये ऐड हो जाएगी। 3 ईयर प्लस जितनी इम्प्रिजनमेंट मिलनी होगी वो ऐड हो जाएगी, यानी कि मान लो अगर 1 साल की है, 6 महीने की है, जो भी है, तो 3 ईयर्स प्लस 6 मंथ्स। ऐसा कहाँ गया वो, इन एक्सेस टू एनी अदर इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट है, द टर्म for which the court directs the offender to be imprisoned in default of the payment of fine shall not exceed 1/4। बस इतना याद रखना है, 1/4। बस ये सेक्शन यहाँ करेंगे एंड फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे। थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, ये कह रहे 1/4 तो है, पर 1/4 किसका, द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, यानी कि उसकी मैक्सिमम अगर 20 साल की है तो 20 साल का 1/4 काउंट करेंगे हम, ठीक है। चले नेक्स्ट, देन ये दोनों ही याद रखना आपको, ये चीज़ भी। और ये कह रहे हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट करते हो आप फ़ाइन का या कम्युनिटी सर्विस नहीं करते हो तो इसके बदले भी आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। तो ये जो इम्प्रिजनमेंट होगी ना, ये किस डिस्क्रिप्शन की होगी, ये क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं कि टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस, यानी कि अगर उस ऑफेंस के लिए उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलती तो उसे सिंपल दे देंगे, अगर उसे रिग्रेस भी मिल सकती थी तो उसे रिग्रेस दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, जो बैड हो गया है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनड इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल नॉट एक्सीड। इसे देखते हैं पहले। देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस है, ठीक है, उसमें 2 चीज़ें हैं, इम्प्रिजनमेंट भी मिली है प्लस में फ़ाइन मिला है, तो उस केस में अगर फ़ाइन में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो पनिशमेंट अकॉर्डिंगली मिलेगी, जो इम्प्रिजन मतलब जो ऑफेंस की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट के रूप में मिल रही है हमें, सही है। पर अगर सिर्फ फ़ाइन है, ऑफेंस किया, उसकी पनिशमेंट सिर्फ फ़ाइन है या कम्युनिटी सर्विस है, ठीक है, 5 में सिर्फ फ़ाइन या कम्युनिटी सर्विस है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ ये आगे क्या बोल रहे हैं कि 2 मंथ्स, ठीक है, अगर फाइन डज नॉट एक्सीड 5000, तो इसका एक टेबल बना लो यार, 5K इज इक्वल टू 2 मंथ्स, ठीक है, 10K 4 मंथ्स,
अबव 10K 1 ईयर। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तीनों, हाँ 4 भी क्लियर है, 5 भी क्लियर है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शेल टर्मिनेट व्हेन एवर द फाइन इज़ ईदर पेड। जैसे ही पेमेंट कर दोगे फाइन की, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये भी प्री का है, ये जो है ना सारा, ये सारा प्री का है, उसके साथ ये भी फ्री का है। अब ये कह रहा है कि भाई जितना तुमने क्या कहते हैं टाइम जेल में गुजार लिया, यानी कि इम्प्रिजनमेंट में आप सफ़र कर चुके हो, वो टाइम आपका एक्सक्लूड हो जाएगा जब आप फाइन की पेमेंट करोगे बाद में। अब आगे हमारे इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बारी। ए सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ 1000 रुपीज़ एंड टू 4 मंथ्स। 1000 का फाइन, 4 मंथ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ दैट फाइन। सही है। हेयर इफ द 735 ऑफ द फाइन इज टू बी पेड, 735 और लेविड before the expiration of 1 month of the imprisonment, A will be discharged as soon as the first month has expired, जैसे ही पहला महीना ख़त्म होगा, ठीक है। If 750 रुपीज़ be paid, सॉरी यार मेरा ध्यान कहाँ है पता नहीं, 750 है, be paid or levied at the time of the expiration of the first month or at any later time while A continue in imprisonment, A will be immediately discharged, तभी डिस्चार्ज हो जाएगा। If 500 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 2 months of the imprisonment, A will be discharged as soon as the 2 month, वही है। अरे इसको ऐसे देखो, 1000 इज इक्वल टू 4 मंथ, ऐसी इम्प्रिजनमेंट है तो 1000 को डिवाइडेड बाय 4 एक महीने का आ जाएगा। ठीक है, एक महीने के 250, तो 250 देगा तो क्या होगा, बाकी के 3 महीने जेल में गुजारने पड़ेंगे। वैसे ही ये कह रहे हैं कि अगर आपने 750 रुपये भर दिए मान ले, है ना, तो कितने महीने जेल में रहना पड़ेगा, सिर्फ 1 महीना, क्योंकि 250 ही तो बचे हैं ना, 250 इज इक्वल टू 1 मंथ, ऐसा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी आपको करनी ही पड़ेगी और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बाय द वे। नेक्स्ट है द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6th ईयर, ये इंपॉर्टेंट है टाइम, विद इन 6 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लाइबल to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of the period or the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debt। इसमें ना बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रखी है। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो आपको इम्प्रिजनमेंट मिली है, ठीक है, तो आपका जो फ़ाइन है वो माफ़ कर सकते हैं वो 6 साल के अंदर, सॉरी 6 ईयर्स के अंदर अंदर, 6 साल के अंदर अंदर। अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट 6 साल से ज़्यादा की है तो उतने टाइम में आपका माफ़ कर सकते हैं, पर अगर आपका माफ़ नहीं किया है और आपकी उससे पहले ही डेथ हो गई है तो आपकी जो डेथ है उससे आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, ठीक है। तो उस आपके जो एसेट्स हैं वो लाइबल होंगे उस डेट को पे करने के लिए, बस इतनी सी बात है। तो आज ये सेक्शन 8 तक ही करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही शोर है आज, पता नहीं क्या है। इसे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के सेक्शन करेंगे। थोड़ा शुरू में स्पीड कम है, आगे इजी है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो फटाफट से ख़त्म कर देंगे। तो देखते रहें, है ना, पढ़ते रहें, रिवाइज़ करते रहें। जितना रिवाइज़ करोगे यार लोगों को उतना ही कम है, आज याद करोगे 2 दिन में भूल जाओगे, तो रिवीजन चलती रहनी चाहिए।